इस लेक्चर में हम प्लैनेट अर्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी के कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्लैनेट अर्थ के लेक्चर में हमें ब्रीफली प्लैनेट अर्थ के फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें कि हम रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो रोटेशन और रेवोल्यूशन से डिटरमाइन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स डिस्कस करेंगे। तो प्लैनेट अर्थ का जो लेक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम रोटेशन रेवोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड फाइनली लूनर और सोलर एक्लिप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे अर्थ के बारे में, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट किस लिए कहते हैं? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसमें 2/3 जो एरिया है वो पूरा वाटर से कवर्ड है, जिसमें कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, ये सारे ओशंस प्लस जो और वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तो ये ग्लेशियर्स हैं, तो ये सारे जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ अभी तक सिर्फ एक लौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। अभी तक जो भी सोलर सिस्टम में हमने प्लैनेट्स देखे हैं उसमें अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहा जाता है कि मार्स में भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है लाइफ की, बट अभी हम कॉन्क्रीट वे में नहीं कह सकते। अभी फ़िलहाल 8 प्लैनेट में से, जो कि सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट है, उसमें से लाइफ जो है वो अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है और इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम सन, ये आप जानते ही हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, तो और यहाँ सन है, तो सन से 3rd प्लैनेट है। ये डेंसेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इसका अर्थ का एक डेंस एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ से पूरा ग्रेविटेशनल पुल के कारण अटैच्ड है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ये हम क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर्स में देखते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। तो ये सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण के कारण अर्थ के अलाइंड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंसेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट ऑफ सोलर सिस्टम्स 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हमने जब यूनिवर्स के लेक्चर्स में देखा था कि अर्थ के सन और पूरा ये सोलर सिस्टम जो है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स में से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब ये है कि ये रॉकी बॉडीज़ हैं, ये रॉक से बने हुए हैं। और जो बाकी 4 जो हमने प्लैनेट्स देखे थे उनको हम बोलते थे जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स का मतलब है ये गैस से बने हुए हैं। इनमें इनका जो कोर है वो सॉलिड हो सकता है, बट अदरवाइज ये पूरा जो प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे जो हैं वो गैस से मेनली बने हुए हैं। तो ये है जोवियन प्लैनेट्स और ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में अर्थ जो है वो सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों में अर्थ जो है वो लार्जेस्ट है। तो ये हमने ब्लू प्लैनेट के बारे में पढ़ा। ये कुछ अर्थ के स्टैटिस्टिक्स हैं कि अर्थ की एज कितनी है। देखिए, यूनिवर्स जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तो कहते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ उस बिग बैंग एक्सप्लोजन के कारण। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद, लगभग 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स, तब हमारी अर्थ बनी थी। और वो भी इसलिए बनी क्योंकि जैसे कॉस्मिक ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो इसमें से काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारे स्मॉल पार्टिकल्स निकले, वो कोलाइड हुए एक दूसरे से, फिर इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज़ बनने लगी। फिर ग्रेजुअली कंटिन्यूस कोलिजन से अर्थ हमारी 4.5 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। और यूनिवर्स कब स्टार्ट हो गया था बनना? वो था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। वाटर टू लैंड का रेशियो अगर हम अर्थ पर देखें तो 71%, लगभग 71% वाटर है और लगभग 29% लैंड है। अर्थ का सरकमफ्रेंस अगर हम इक्वेटर पे देखें तो वो है 40,075.16 किलोमीटर। तो अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ इस तरह से है। अर्थ जो है इसको जियोइड शेप बोलते हैं क्योंकि अर्थ जो है इक्वेटर से थोड़ी इलोंगेटेड है और यहाँ से थोड़ी डिप्रेस्ड है पोल से। तो अर्थ का सरकमफ्रेंस जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। अर्थ का सरकमफ्रेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो ये नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में जो एरिया है ये रिलेटिवली कम होगा। आप देख सकते हैं 40,075 है और ये 40,008 किलोमीटर है।
अर्थ का डायमीटर एट द इक्वेटर ये है 12,000, ये पूरा डायमीटर जो है ये 12,756 किलोमीटर्स है। एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ का सन से है वो है 1,49,579 किलोमीटर। ये है अर्थ का एवरेज डिस्टेंस सन से। एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ का मून से है वो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। हाईएस्ट एलिवेशन अर्थ पर जो है वो है माउंट एवरेस्ट की, जो कि एशिया में है, और उसकी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसको सागर मत्था भी कहते हैं, नेपाल के लोग जनरली इसको सागर मत्था कहते हैं। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 8,848 मीटर। टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ अगर बेस से देखें टू पीक तो ये हवाई में है, माउंट मौना किया। ये एक्चुअली ओशन में है, ये पैसिफिक ओशन में जो है हवाई आइलैंड्स है, तो इसलिए बेस से पीक तक देखें तो ये हाईएस्ट है। बट जो माउंट एवरेस्ट है वो कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होता है, वो कॉन्टिनेंट पर है, वो लैंड पर है। ये जो है मौना किया जो पीक है हवाई आइलैंड्स की, ये बेस मतलब ये ओशन के सरफेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो है चिम्बराजो जो वॉल्केनिक पीक है, ये इक्वेडर में है। इक्वेडर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। लोएस्ट एलिवेशन लैंड में वो है डेड सी, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सी है जिसको हम बोलते हैं डेड सी। डीपेस्ट पॉइंट है ओशन में ये मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच का एक पार्ट है चैलेंजर डीप, वो एरिया है जहाँ जो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। आप देखिए माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर तक की हाइट का है और मरियाना ट्रेंच जो है वो 11 किलोमीटर नीचे जा रही है, तो ये डीपेस्ट पॉइंट है ओशन में। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड लगभग 136.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 58.4 डिग्री सेल्सियस। ये है एल अजीज़िया लीबिया में। लीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है। लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ये है वॉस्टॉक में, ये एंटार्क्टिका में है, और ये टेम्परेचर कितना है? -89 डिग्री टेम्परेचर है। एटमॉस्फेयर का अगर हम कंटेंट देखें अर्थ के एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हम सारे अर्थ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंटेंट है 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% इसमें ऑक्सीजन है और 1% इसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीज़ें हैं। तो आप देखिए मेजरली एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो रिमेनिंग 1% है वो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर हम देखें एक्सिस पर रोटेशन, तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है पूरे एक दिन में। एक दिन मतलब 24 घंटे में अर्थ पूरी रोटेट कर जाती है अपने एक्सिस पर। तो ये अगर अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, तो ये पूरी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाएगी 24 घंटे में। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स। हम एडिशनल 4 मिनट्स ऐड करते हैं ताकि जो रिलेटिव जो डे है सन के रिलेटिव जो है वो एक तरह से कंपनसेट हो जाए, तो इसको हम ऑन एन एवरेज 24 आवर्स बोलते हैं, बट प्रिसाइसली 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स होता है। रिवोल्यूशन अराउंड द सन, रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? ये सन है और ये अर्थ इस तरह से इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो ये होता है रिवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है? अर्थ अपने ही एक्सिस पर पूरी तरह 360 डिग्री घूम जाती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। उसमें लगता है 24 आवर्स का टाइम। रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है 365 डेज। एक्चुअली अगर हम देखें प्रिसाइसली तो ये लगता है 365 1/4 डे। इसीलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। आप देखते होंगे हर 4 साल में हम 29 फरवरी एक एडिशनल फरवरी का डे बनाते हैं। वैसे जनरली फरवरी में 28 डेज होते हैं, बट जो लीप ईयर होता है उसमें हम एक एडिशनल डे इंक्लूड करते हैं, वो है 29 फरवरी। अब इसका मतलब ये है कि हर 4 साल में, क्योंकि एक अर्थ के एक रिवोल्यूशन को एग्जैक्टली 365 1/4 डे लगता है, तो अब नेक्स्ट ईयर भी 1/4 लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी 1/4 लगेगा, तो इनको मिला के 4 साल में पूरा एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है। इसीलिए लीप ईयर में हम एक एडिशनल 29 फरवरी को इंक्लूड करते हैं। अगर हम अर्थ के केमिकल कॉम्पोजिशन को देखें तो 32% आयरन है, 30% ऑक्सीजन है। तो देखिए आप, सबसे ज़्यादा आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर 15% सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम
मैग्नीशियम है 13%, फिर सल्फर है 2.9%, 1.8% निकल है, 1.5% कैल्शियम है, 2.6% अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स है। तो आपको मेजर जो एलिमेंट्स है वो पता होने चाहिए, जिसमें कि आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। ये मेन एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के अंदर हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन्स अगर हम देखें तो क्योंकि 24 घंटे होते हैं, इसीलिए हर एक घंटे में एक अलग टाइम जोन हम बनाते हैं। टाइम जोन का कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो आइए हम आगे देखते हैं, साइज एंड शेप ऑफ अर्थ देखते हैं। अब साइज एंड शेप ऑफ अर्थ में अगर देखें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि शेप जो है अर्थ की वो जियोइड है। शेप अर्थ की बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, शेप अर्थ की जियोइड है, क्योंकि अर्थ जो है ऊपर से इस तरह से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है। साइंस ऑफ अर्थ मेजरमेंट इज कॉल्ड जियोड्स। एलिप्सॉइड रेफरेंस टू अर्थ शेप, ये आपको डिटेल में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखिए ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरॉइड है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं जियोइड। ये आप देख सकते हैं स्फेरिकल जो है वो ऊपर से ऐसा होगा, ये जो है ये यहाँ से थोड़ा फ्लैट होता है, पोल से थोड़ी फ्लैट है, आप देख सकते हैं ये पोल से थोड़ी फ्लैट है, और ये यहाँ से इक्वेटर से जो है वो थोड़ी इलोंगेटेड है, तो इसको बोलते हैं जियोइड। तो जियोइड जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप देख सकते हैं, यहाँ तो वो होगा डिप्रेस्ड, और इक्वेटर से यहाँ क्या होगा, यहाँ वो होगा इलोंगेटेड। इस चीज़ को बोलते हैं जियोइड, और ये स्फेरिकल नहीं है। आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, पोलर डायमीटर आपको कम दिखेगा 12,714 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये जो है ये डिप्रेस्ड है और इक्वेटर पे ये बल्ज कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं मोशंस ऑफ अर्थ। तो शेप हमने देखा, शेप उसकी जियोइड होती है, वो डिप्रेस्ड होती है नॉर्थ और साउथ पोल से, और वो जो है इक्वेटर से इलोंगेटेड होती है। फिर अगर हम देखें मोशंस अर्थ के, तो हम दो चीज़ देखेंगे, एक हम इसमें देखेंगे रोटेशन, दूसरा हम इसमें समझेंगे रेवोल्यूशन। तो अगर हम देखें अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, पूरे टाइम अर्थ चल रही है, ऐसा नहीं होता कि कभी अर्थ चलना बंद हो जाए। और अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इस तरह से अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ ऐसे मूव करती है। और दूसरा अर्थ कैसे मोशन कर रही है, अर्थ रोटेशन के साथ साथ अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये दो मोशन होते हैं अर्थ के। अब देखिए रोटेशन हम समझते हैं, रोटेशन के कारण अर्थ पे डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। ध्यान रखिएगा, डे एंड नाइट का फिनोमेना जो होता है अर्थ पे, वो रोटेशन के कारण होता है। क्यों होता है रोटेशन के कारण, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है, और अर्थ लगभग 24 आवर्स, जिसको हम प्रिसाइजली बोल सकते हैं 23 आवर 56 मिनट्स, बट लगभग 24 आवर्स लेती है अर्थ पूरा एक रोटेशन में, और इसी एक रोटेशन में अर्थ के डे एंड नाइट प्रोड्यूस होते हैं। अब इसको हम समझते हैं डे एंड नाइट कैसे होगा। आप देखिए पहली बात तो ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, जैसे कि ये अर्थ है, ये एक्सिस है, फ्रॉम द वर्टिकल ये एंगल जो है ये है 23.5, और फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो ये एंगल है 66.5 डिग्री। तो अर्थ का एक्सिस वर्टिकली कितना इंक्लाइंड है, अर्थ का एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम द वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल से वो 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है। अब हम समझते हैं कि अर्थ का जो ये एंगल इंक्लाइंड है, इसमें अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब आप देखिए जब भी सन अगर इधर है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो फेस, सपोज सन इधर है, तो जो फेस ये वाला अगर पार्ट है, ये पार्ट सन को फेसिंग है, तो इस पार्ट पर डे होगा। फिर जैसे ही अर्थ पूरी रोटेट कर जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है वो इस साइड आ जाएगा, और यहाँ ये सन फेसिंग हो जाएगा, तो यहाँ डे हो जाएगा और यहाँ नाइट हो जाएगा। मैं वापस बता देती हूँ, ये सन है, जो भी पार्ट मतलब हाफ पार्ट ऑफ अर्थ सन को फेसिंग होगा वहाँ डे होगी, और जो ऑपोजिट पार्ट होगा वहाँ नाइट होगी। इसके बाद जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो इस जगह हो जाएगी। फिर जब जैसे ये यहाँ आएगा तो नाइट हो जाएगी, और ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो वहाँ डे हो जाएगी। तो इस तरह से 24 घंटे में हर जगह अर्थ के हर जगह डे एंड नाइट वाला फिनोमेना होगा। ठीक है,
इसका एक्सेप्शन एक ये होता है कि आर्कटिक ओशन में और एंटार्क्टिक ओशन में एक डिफरेंट फिनोमेना होता है। आर्कटिक ओशन में कंटिन्यूस 6 महीने के लिए दिन होती है और कंटिन्यूस 6 महीने के लिए रात होती है। इसी तरह से एंटार्क्टिक ओशन में भी कंटिन्यूस 6 महीने के लिए दिन होती है और कंटिन्यूस 6 महीने के लिए रात होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ये देख सकते हैं अर्थ जो है रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व भी कर रही है। तो आप देखिए, अगर ये हाफ है तो मतलब ये जो एंटार्क्टिका वाला पार्ट है, यहाँ तो सन की डायरेक्ट रेज जाएंगी ही नहीं, और यहाँ सन की डायरेक्ट रेज जाएंगी, इधर भी सन की डायरेक्ट रेज जाएगी, इधर भी सन की डायरेक्ट रेज जाएगी। तो ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 6 महीनों में जो आर्कटिक ओशन है उस पर पूरे 6 महीनों में दिन होगा, और एंटार्क्टिक ओशन जो है उसमें पूरे 6 महीने में रात होगी। अब जब ये वाले 6 महीने होंगे तो आप देखिए सन का जो लाइट है वो यहाँ आएगी, वो इधर आएगी। तो ये वाले जो 6 महीने होंगे इसमें जो एंटार्क्टिक ओशन में 6 महीने दिन होगा और आर्कटिक ओशन में 6 महीने रात होगी। तो इस तरह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक में डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस तरह से टिल्टेड है और अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये रिवोल्यूशन और रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट फिनोमेना होता है अर्थ पर। एक्सेप्ट फॉर आर्कटिक और एंटार्क्टिक वहाँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलता है। वो रीज़न मैंने बता दिया आपको कि ये वाला पार्ट इस तरह से फेसिंग है तो सन की यहाँ रेज जाएगी, सन की रेज यहाँ जाएगी, तो ये पूरे 6 महीने यहाँ पूरे टाइम दिन होगी और यहाँ पूरे 6 महीने पूरे टाइम रात होगी। जब ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं सन की रेज यहाँ जाएगी, सन की रेज यहाँ नहीं जा रही है, तो सन की रेज यहाँ आएंगी तो यहाँ पूरे 6 महीने दिन होगा और यहाँ जो है पूरे 6 महीने रात होगी। तो इस तरह से हमने डे एंड नाइट का फिनोमेना देखा। जो रोटेशन का पीरियड है इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, ये सिड्रल डे के रिस्पेक्ट में लेते हैं, बट ये रोटेशन पीरियड को कैलकुलेट किस तरह से करा जाता है ये हम ब्रीफ में देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको रोटेशन का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें पीरियड ऑफ रोटेशन, ये कैलकुलेट करते हैं विथ रेफरेंस टू अ स्टार एंड विथ रेफरेंस टू सन। तो सन के रिस्पेक्ट में कितना अर्थ मूव कर गई और एक स्टार के रिस्पेक्ट में हम जैसे एक स्टार है सपोज पोल स्टार के रिस्पेक्ट में हम उसको देखेंगे। सपोज पोल स्टार वो मूव नहीं करता है, ध्यान रखिएगा स्टार्स कभी भी मूव नहीं करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो अगर अर्थ ऐसे टिल्टेड है तो स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ कितनी मूव कर जाएगी उसको बोलते हैं सिड्रल डे। और अगर हम सन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सन भी एक स्टार है तो सन के रिस्पेक्ट में, और सन भी स्टेशनरी है, सन भी मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं सोलर डे। अब फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम अर्थ को लगा विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार और विथ रिस्पेक्ट टू अ सन, तो वो पूरा 360 डिग्री कितने टाइम में घूम गई। तो इस रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अगर सन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है पूरा अर्थ को 360 डिग्री रोटेट करने में, और इसी रोटेशन में अलग अलग जगह में डे होता है और अलग अलग जगह में नाइट का फिनोमेना होता है। तो अभी तक हमने देखा रोटेशन किस तरह से होता है और रोटेशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि रेवोल्यूशन क्या होता है कि अर्थ का एक ऑर्बिट है, सारे प्लैनेट्स का एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये सन है, तो ये अर्थ इस तरह से मूव कर रही है। तो अगर हम इसमें देखें कि रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब अर्थ स्पिन कर रही है अपने एक्सिस पे, उसको तो हम बोलते हैं रोटेशन, बट साथ साथ अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है सन के चारों ओर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम देखें कि अर्थ टोटल 1 साल लगाती है, मतलब 365 डेज लगाती है पूरा अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने के लिए। अगर हम देखें ये जो अर्थ का ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसे, इसमें सन यहाँ है, अर्थ ऐसे आएगी, यहाँ अर्थ होगी, ये अर्थ मूव कर रही है। तो आप देखिए जब अर्थ सबसे पास होगी सन के, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब ये है कि अर्थ सन के सबसे पास है अपने ऑर्बिट में, और जब ये सन है, जब सन के सबसे दूर होगी इसको बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब अर्थ सबसे दूर है सन के अपने ऑर्बिट में, सन के सबसे पास होती है जब बोलते हैं पेरीहीलियन, और सन के जब सबसे दूर होती है तब उसको बोलते हैं एपीहीलियन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्टिकल है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आप ये देख सकते हैं ये पूरा रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम देखें कि देखिए ये सन है, ये पूरा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो आप देख रहे हैं,
इसमें आप देखिए सबसे पहले हम चालू करते हैं 21 दिसंबर से। 21 दिसंबर को क्या होता है, सन का, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब ये है, अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसका मतलब है 23.5 डिग्री साउथ, ये आर्कटिक सर्कल है, इसका मतलब है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है जिसका मतलब है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एंटार्क्टिक सर्कल, और फिर यहाँ आएगा नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ आएगा साउथ पोल जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। ये हम आगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट में के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आप इसको समझिए। जब 21 दिसंबर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती है। आप देखिए क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और इंडिया में विंटर्स होती हैं। तो विंटर्स वहाँ क्यों होती है, क्योंकि सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ डायरेक्टली फॉल कर रही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इस वाले एरिया में गर्मी होगी, इसीलिए क्रिसमस के टाइम ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, वहाँ क्रिसमस के टाइम ऑस्ट्रेलिया में ठंड नहीं होती। 21 दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसमें ठंड होगी, क्यों, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फेयर में फॉल कर रही है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट रेज फॉल करती है। इसीलिए यहाँ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब 21 दिसंबर होगा तो वहाँ शॉर्ट डेज होंगे और लॉन्ग नाइट्स होगी। ठंड में हमारे दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। फिर अर्थ इस तरह से आगे रिवॉल्व कर गई। ये जो 2 दिन आपको दिख रहे हैं, मार्च 21 और सितंबर 23, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात पूरे अर्थ पर। क्यों, क्योंकि जब सन यहाँ होता है तो डायरेक्टली रेस कहाँ फॉल कर रही है, इक्वेटर पर। जब अर्थ यहाँ होती है, इन 2 जगह मार्च 21 को और सितंबर 23 को, इन 2 जगह अर्थ क्या सन की रेस जो है अर्थ पे डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल कर रही है, तो वो पूरे अर्थ पर 12 डेज इक्वल डेज और इक्वल नाइट होगी, 12 डेज डे और 12 डेज नाइट होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो डिफरेंट होगा। अगर इधर अर्थ है तो यहाँ 6 मंथ्स आर्कटिक सर्कल पर लाइट रहेगी, डे लाइट, और यहाँ अगर अर्थ इधर है तो आप देख सकते हैं इधर एंटार्क्टिक सर्कल पर डे लाइट रहेगी। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उसमें आप ये समझिएगा कि अर्थ किस तरफ टिल्टेड है। अगर सपोज अर्थ ऐसे टिल्टेड है और सन यहाँ है तो आर्कटिक सर्कल पर लाइट होगी, और अगर सन यहाँ है और अर्थ ऐसे टिल्टेड है तो यहाँ अगर अर्थ यहाँ है और अर्थ ऐसे टिल्टेड है तो यहाँ आर्कटिक सर्कल पर लाइट होगी। फिर इधर अर्थ इक्विनॉक्स पर आएगी, फिर अर्थ ऐसे टिल्टेड है तो यहाँ एंटार्क्टिक सर्कल पर लाइट आएगी। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। उसके अलावा अगर हम देखें इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट, तो इक्विनॉक्स पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं थ्रू आउट, क्योंकि लाइट जो है डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल करती है इन 2 दिन। इसके बाद जब अर्थ 21 जून, जिसको हम सबसे बड़ा दिन या सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है उस दिन, इसी दिन को इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है अर्थ पर। और ये अर्थ पर लॉन्गेस्ट डे मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। हम सारी चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो आप देखिए इसमें सन की डायरेक्ट रेस कहाँ जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने बताया था, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जा रही है। तो ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है गर्मियाँ होंगी, और यहाँ लॉन्ग डेज, गर्मियों में हमारे दिन लंबे होते हैं, और शॉर्ट नाइट्स होंगी। तो ये हमने देखा कि रेवोल्यूशन से, आप देखिए रेवोल्यूशन से सीजन्स आ रहे हैं। यहाँ समर, यहाँ विंटर, यहाँ ऑटम होगा और यहाँ स्प्रिंग होगी। तो स्प्रिंग मतलब कि जो होली के पास हम स्प्रिंग बनाते हैं, फिर स्प्रिंग के बाद समर्स आती हैं, फिर समर्स के बाद जो पतझड़ वाला सीज़न आता है वो ऑटम होता है, और उसके बाद विंटर्स होते हैं। तो ये सारे जो सीजन्स का कॉन्सेप्ट है वो होता है रेवोल्यूशन से। तो ध्यान रखिएगा, रेवोल्यूशन से सीजन्स
और रोटेशन से डे एंड नाइट। आप यहाँ ये इस एनिमेटेड उससे देख सकते हैं। ये समर सॉल्स्टिस मतलब समर्स हैं। ऑटम ये 23 सितंबर वाला टाइम। अब आप देखिए यहाँ लाइट फॉल करेगी तो वहाँ विंटर होगी, विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये होगी स्प्रिंग, फिर यहाँ होगी ऑटम, ये समर्स 21 जून। यहाँ बिल्कुल इक्वेटर पर फॉल करेगी लाइट। यहाँ ऑटम आएगी, यहाँ स्प्रिंग, यहाँ विंटर मतलब ऊपर विंटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है। सदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर के टाइम मैंने बताया था आपको, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट इतनी नहीं आती, इसलिए अपने यहाँ विंटर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो नाइट है वो लंबी होती है और जो डे है वो छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ ये टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करती। इसी कारण डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में चेंज होता रहता है। मतलब ये देखिए, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर वो पूरा सर्कुलर ऑर्बिट होता तो अर्थ सब जगह से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होती, मगर क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, इसलिए डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो ये पेरीहीलियन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, पी फॉर पेरीहीलियन, और पी से आप समझिए पास में। तो पास में जब होगी तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। ये कब होता है? ये लगभग 3 जनवरी के आसपास होता है। और ये जो है एपीहीलियन, ये लगभग जुलाई 4 के आसपास होता है। तो आप देखिए, यहाँ जनवरी 3 है, ये जुलाई 4 है। जनवरी 3 में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? विंटर्स, और उस टाइम अर्थ सन के बिल्कुल पास में है, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, क्योंकि अर्थ सन के पास में है। और जुलाई 4 में क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ इंडिया है वहाँ उस टाइम समर्स होती है, मगर अर्थ सन के काफ़ी दूर है, इसीलिए समर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती। अगर आप समझिए, अगर जुलाई 4 को अर्थ यहाँ होती और जनवरी 3 को अर्थ यहाँ होती, तो बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स और एक्सट्रीम समर्स होते हैं। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो बहुत डिटरमाइन करता है कि किस इंटेंसिटी की समर्स और विंटर्स होंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी देखी है। इक्विनॉक्स कब होगा? 21 मार्च, और 23 सितंबर को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, जब सन की रेज वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल करती है और एंटायर वर्ल्ड इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है। ऑटम इक्विनॉक्स में अगर हम देखें, सिमिलर सिचुएशन अगर होती है सितंबर 23 पर, एंटायर वर्ल्ड इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट वो करता है, और डायरेक्ट रेज कहाँ फॉल करती है? सन की इक्वेटर पर। फिर अगर हम देखें समर सॉल्स्टिस क्या है? 21 जून, जिस दिन की सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको हम इंटरनेशनल योगा डे के फॉर्म में भी बनाते हैं। इस दिन सन की रेज वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करती है और नॉर्थ पोल जो है अर्थ की तरफ इंक्लाइंड है। आप देखिए इस तरह से, ये नॉर्थ पोल, यहाँ सन है सपोज, नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ इंक्लाइंड है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अर्थ सन की डायरेक्ट रेज जा रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होंगी और आर्कटिक ओशन पर 6 महीने पूरी दिन होंगे। एट दिस टाइम नॉर्थ पोल जो है कंटिन्यूस डे एक्सपीरियंस करता है, और साउथ पोल, यहाँ बिल्कुल साउथ पोल पर तो बिल्कुल ही लाइट नहीं जाती, तो वहाँ कंटिन्यूस 6 महीने रात होती है। तो आप देख सकते हैं, ये पेरीहीलियन, ये एपीहीलियन, ये लगभग 3 जनवरी, ये लगभग 4 जुलाई। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से सीजन्स होते हैं। फिर हम देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस। तो हम सारी चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर कब होता है? वो 21 जून वाला जो टाइम है, जो हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की डायरेक्ट रेज फॉल होती है, तो डेज जो है वो लंबे होते हैं और नाइट्स जो हैं वो छोटी होती हैं। इसी तरह से विंटर सॉल्स्टिस अगर हम देखें तो या तो ये दिसंबर 21 या 22, ये जो डेट है, ये 21 या 22 इसलिए बोलते हैं, या फिर ऐसे ही जून 21 या 22 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लीप ईयर को काउंट कर रहे हैं। तो अगर हम दिसंबर में देखें तो पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन जो है वो कैसे अब इंक्लाइंड है, आप यहाँ देखिए, पहले अर्थ ऐसे इंक्लाइंड है, अर्थ अभी भी ऐसे ही इंक्लाइंड है, मगर ये वाला इसमें नॉर्थ पोल सन की तरफ आ रहा है। जब अर्थ ऐसे इंक्लाइंड है तो इसमें साउथ पोल सन की तरफ आ रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट लाइट आ रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अगर लाइट आ रही है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, ये कैप्रिकॉर्न होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट आएगी। इसका मतलब
सदर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ सदर्न हेमिस्फेयर, जहाँ साउथ अमेरिका है, ये वाला एरिया में गर्मी होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ इंडिया है, अमेरिका है, ये यूरोप है, ये वाले एरिया में विंटर्स होगी। इसीलिए क्रिसमस में स्नोफॉल होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, मगर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में यहाँ गर्मी होती है। तो इसको हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। विंटर सॉल्स्टिस ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं हम। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारी जो डेज़ होते हैं, अगर हम देखें विंटर में, तो डेज़ जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो छोटे होंगे और नाइट्स जो हैं वो लंबी होगी। बट विंटर सॉल्स्टिस में अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें, जहाँ गर्मी है, वहाँ तो डेज़ लॉन्गर होंगे और नाइट्स छोटी होंगी। तो अगर हम देखें विंटर सीजन में, विंटर जहाँ होंगी वहाँ दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। बट सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, वहाँ तो गर्मी है, तो इसका मतलब वहाँ डेज लॉन्ग होंगे और नाइट्स छोटी होंगी। तो ये जो वेरिएशन है इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये किस कारण होती है, और चेंज ऑफ सीजन ये किस कारण होती है, अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण, प्लस जो अर्थ का टिल्ट है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अर्थ के रेवोल्यूशन प्लस अर्थ के टिल्ट के कारण ये जो डे एंड नाइट की रात लंबी होगी या दिन छोटा होगा, ये वाली चीज़ें, कौन सा सीज़न होगा, विंटर होगा, ऑटम होगा, स्प्रिंग होगा, ये सारी चीज़ें रेवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट पे डिटरमाइन करती है। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से हमने देखा कि रोटेशन से मेनली डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं, डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। सर्कुलेशन में हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और ओशनोग्राफी के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स जो है विंड्स और ओशन करंट्स के मूवमेंट को डिटरमाइन करता है। तो ये हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन ऑफ अर्थ से डे एंड नाइट होता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ओशन करंट्स, एटमॉस्फेरिक जो विंड्स होती हैं उनके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा हम रोटेशन ऑफ अर्थ के अलावा हमने रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखा। ये सारी वही चीज़ें जो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। इक्विनॉक्स, या आप 2 दिन देख सकते हैं, ये मेनली लीप ईयर के कारण है, 2 जो डेट दे रखी है। फिर सॉल्स्टिस में हमने समर सॉल्स्टिस देखा, विंटर सॉल्स्टिस देखा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारा हमने रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में देखा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लूनर एंड सोलर एक्लिप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।